हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हो गया लाइव? हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। टीचर सेलेक्टर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज जो लोग ऑनलाइन हैं और जो बच्चे ऑफलाइन हैं उन सबों के लिए देखेंगे कि आज मैं एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता ये 11th-12th का टॉपिक है और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। तो इसका कालक्रम जो है 2350 से ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया है। 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया है और इतिहासकारों के द्वारा इसका जो कालक्रम निर्धारित किया गया वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया। अब देखेंगे इतिहास में जो ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जानेंगे कि पूर्व में यह मान्यता थी, पूर्व में यह मान्यता थी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास जो है वो वैदिक काल से हुआ था। पूर्व में यह मान्यता थी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ था वो वैदिक सभ्यता से हुआ था, परंतु वर्ष 1826 ईस्वी में पहली बार, वर्ष 1826 ईस्वी में पहली बार कहा जाता है चार्ल्स मैसन के द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा यह जानकारी दी गई कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में जब पता चला, उन्हें जानकारी प्राप्त हुई, तो उन्होंने यह जानकारी दी कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में एक सभ्यता विद्यमान है, एक सभ्यता विद्यमान है जो वैदिक सभ्यता से पूर्व भी बसी हुई थी। तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी मिलती है वो चार्ल्स मैसन नामक भूगर्भ शास्त्री के द्वारा दी गई थी। कहा जाता है चार्ल्स मैसन के द्वारा ही पहली बार यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी एक सभ्यता विद्यमान थी जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। आगे चल करके डलहौजी के शासन काल में, आगे चल करके डलहौजी के शासन काल में वर्ष 1856 ईस्वी में कहा जाता है कि रेल पटरी बिछाने के क्रम में कराची शहर में, रेल पटरी बिछाने के क्रम में कराची शहर में कुछ अवशेष प्राप्त हुए और जिससे यह पता चला कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास जो है वैदिक सभ्यता से पूर्व ही हुआ था और भारत में एक ऐसी सभ्यता विद्यमान थी जो पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता थी। पहली बार वैश्विक स्तर पर अगर कहा जाए, वैश्विक स्तर पर, तो 4 नवंबर 1869 ईस्वी को 1869 पहली बार एक पत्रिका है, नेचर पत्रिका, जी हां नेचर पत्रिका है, कहा जाता है 4 नवंबर 1869 ईस्वी को पहली बार इसी नेचर पत्रिका में वैश्विक स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दर्शाने का प्रयास किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दर्शाने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब हड़प्पा नामक स्थल पर, जब हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई की गई तो यह विश्वास व्यक्त हो गया कि भारत में वैदिक सभ्यता से पूर्व भी एक सभ्यता विद्यमान है जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा गया और चूंकि हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी खुदाई की गई इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। पहली बार यह भी दर्शाएंगे कि पहली बार 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा, याद रखेंगे कि क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार वैश्विक स्तर पर किसके द्वारा यह बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है,
भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तारीकरण है। तो ये किसके द्वारा बताया गया? तो जॉन मार्शल के द्वारा। जी हां, जॉन मार्शल ने ही पहली बार वर्ष 1924 ईस्वी में वैश्विक स्तर पर यह बतलाने का प्रयास किया कि भारत में एक सभ्यता विद्यमान है जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है, उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। और इसकी जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी है वो जॉन मार्शल के द्वारा ही दी गई थी। इसका जो सर्वमान्य काल दर्शाया गया वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व दर्शाया गया। किसके द्वारा? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से। और इतिहासकारों के एक बड़े वर्ग ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखेंगे, नामकरण की बात करेंगे। पहले यह जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कैसे दर्शाया गया। कालक्रम कैसे दर्शाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो कैसे दर्शाने की बात करेंगे तो कहा जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज हुई, C14 की खोज हुई। कार्बन डेटिंग पद्धति की जो खोज है वर्ष 1949 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा, पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा की गई थी वर्ष 1949 ईस्वी में। और इसी खोज के लिए लिब्बी को वर्ष 1960 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कहा जाता है शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा वर्ष 1949 ईस्वी में कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज की गई और इसी खोज के लिए लिब्बी को 1960 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, इसी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2350 से 1750 दर्शाया गया और वास्तविक रूप से इसकी जानकारी मिलती है कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से ही। और कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करेगा कौन? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1861 ईस्वी में। कहां? कलकत्ता। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो इसी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई और जिसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय थे। और कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करता कौन है? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और इसी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह बतलाया गया, इसका कालक्रम निर्धारित किया गया सिंधु घाटी सभ्यता का 2350 से 1750 ईसा पूर्व दर्शाया गया। आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग नामकरण की बात करेंगे। हम लोग नामकरण की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की चर्चा करेंगे। याद रखिएगा कि पहली बार जेम्स मिल के द्वारा नामकरण को हटा दीजिए, पहले यह जान लीजिए कि पहली बार इतिहास को बांटा कितने भागों में गया है। तो कहा जाता है वर्ष 1817 ईस्वी में जेम्स मिल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें कालक्रम के आधार पर इतिहास का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया, बांटा गया। कहा जाता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात करेंगे। इसका जो कालक्रम दर्शाया गया, कहा जाए तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी का जो काल रहा, 700 एडी का जो काल रहा, वो प्राचीन भारत कहलाया। 7वीं शताब्दी से लेकर के 1707 ईस्वी का जो काल रहा, वो मध्यकालीन भारत कहलाया। और 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा, वो आधुनिक भारत कहलाता है। अब एक और इतिहासकार थे, जर्मन इतिहासकार थे, क्रिस्टोफर सेलिरस। आपके मन में जा रहा होगा कि सर ये क्या शुरू कर दिए, इतिहास के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल सही, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो एक जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफर सेलिरस, जिन्होंने अध्ययन के आधार पर, ये तो जेम्स मिल के द्वारा कालक्रम के आधार पर था, एक जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफर सेलिरस, इन्होंने अध्ययन के आधार पर, जी हां, अध्ययन के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया। अब क्या किया भाई, तो इन्होंने भी सेम किया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। इन्होंने भी सेम टाइमिंग दर्शाया कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 7वीं शताब्दी का जो काल रहा, 7 सेंचुरी एडी का जो काल रहा, वो प्राचीन भारत कहलाया। 7 सेंचुरी एडी से लेकर के 1707 ईस्वी का जो काल रहा, वो मध्यकालीन भारत कहलाया। और 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा, 1947 एडी का जो काल रहा, वो मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे हम लोग कि ये तो 2 बार हो गया, एक तो कालक्रम के आधार पर हो गया और एक अध्ययन के आधार पर हो गया। अब जो है आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि धर्म के आधार पर, तो ये देखेंगे आप लोग भी देखेंगे खास करके कि धर्म के आधार पर क्या, तो प्राचीन भारत में हिंदुओं के द्वारा शासन किया गया था, मध्यकालीन भारत में इस्लाम, आधुनिक भारत में ईसाई, बोले तो ब्रिटिश। अर्थात धर्म के आधार पर भी आप लोगों ने इतिहास का वर्गीकरण कर दिया, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। अब और एक चीज देखेंगे कि लिपि के आधार पर भी, जी हां, लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। देखिए, कालक्रम के आधार पर हुआ, अध्ययन के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। अब लिपि के आधार पर देखेंगे खास करके कि लिपि के आधार पर क्या, तो प्राकैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल देखेंगे। याद रखेंगे कि एक ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, मतलब खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर ही इस काल की वास्तविक जानकारी मिलती है।
खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर ही इस काल की वास्तविक जानकारी मिलती है, इसलिए उसे प्राक-ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृति आता है। मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की बात होती है। आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन वास्तविक रूप से पढ़ा नहीं गया है। जिसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो इसके अंतर्गत दो काल समाहित होते हैं। कौन? तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। इसके अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृति का काल आता है, पाषाण काल का स्थान आता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और इसे सफलतापूर्वक पढ़ा भी गया है, उसे ऐतिहासिक काल कहकर पुकारा जाता है। मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल रहा, वर्ष 1947 ईस्वी का जो काल रहा, वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो इसलिए हम लोग बैक आएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहकर भी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। हम लोग नामकरण की बात करेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक में नामकरण की बात करेंगे। आइए नामकरण की चर्चा करेंगे। तो नामकरण में पहला जो स्थान आएगा कि एक ऐसी सभ्यता जिसका तो लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन उसे अच्छे से पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है, बिस्त्रोफेदन लिपि है या गोमुत्रिका लिपि है या हलावर्त लिपि कहकर पुकारा जाता है और जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। एक बार जॉन वेडले महोदय के द्वारा 1925 में, दूसरी बार विलियम हंटर महोदय के द्वारा 1934 में पढ़ने का असफल प्रयास किया गया था। कुछ भारतीयों के द्वारा भी इसे पढ़ने का असफल प्रयास किया गया था लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। जहां तक हम जानेंगे कि यह भी जानने का प्रयास करेंगे, एक चीज जान करके रखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली गई तो भारत का इतिहास बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत अलग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अगर पढ़ ली जाए तो भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल दूसरा होगा। तो आइए नामकरण की बात करेंगे। तो नामकरण में ध्यान देंगे, पहला आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तारीकरण था इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। तीसरा हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हड़प्पा नामक स्थल पर पहली बार इसकी खुदाई की गई इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी खुदाई की गई इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक नगर पाए गए, कुल 2800 नगरों की खोज हुई, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है और कहा जाता है कि सर्वाधिक नगर जो खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता में वो गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए और कहां? सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में। सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहकर भी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। चूंकि कांसे का प्रयोग, तांबे और टीन को मिलाकर के पहली बार कांसे का प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहकर भी, कांस्य युगीन
सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। वहीं पहली बार देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है। वहीं पहली बार कपास का उपयोग, पहली बार कपास को उपजाने का साक्ष्य जो है सिंधु वासियों के द्वारा ही किया गया। कपास उपजाने का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती है। इस कारण से यूनानवासी कपास को सिंडन कहकर पुकारा करते थे, इसलिए इसे सिंडन सभ्यता कहकर भी, यूनानवासी कपास को सिंडन कहकर पुकारा करते थे, इसलिए इसे सिंडन सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। एक चीज याद रखेंगे कि नारी की मृण मूर्ति सर्वाधिक मात्रा में मिलने के कारण, नारी की मृण मूर्ति सर्वाधिक मात्रा में मिलने के कारण इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। एक चीज और याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तारीकरण मुख्य रूप से 4 प्रजाति के लोग रहते हैं। मैं समाज पढ़ाऊंगा। समाज में यह था कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन, मंगोलायड और सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। इसलिए इस सभ्यता को भूमध्य सागरीय सभ्यता कहकर भी, भूमध्य सागरीय सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। सब लोग नोट डाउन करते रहेंगे, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी नोट डाउन करेंगे और ऑफलाइन वाले तो कर ही रहे हैं। तो इसे मातृसत्तात्मक सभ्यता और भूमध्य सागरीय सभ्यता भी कहकर पुकारा जाता है। और 10वां नाम भूमध्य सागरीय सभ्यता जो है, भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है, सर्वाधिक जनसंख्या इनकी दक्षिण भारत में है, द्रविड़ प्रदेश में, इसलिए इसे द्रविड़ सभ्यता कहकर भी, द्रविड़ सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को इतने नामों से जाना जाता है। कौन कौन? तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंडन सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता, इतने नामों से नामकरण करके पुकारा जाता है। यह तो हो गई नामकरण की बात। अब आएंगे लिपि की बात करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि रोज हम लोग एक टॉपिक खत्म करेंगे, रोज हम लोग एस्टेट का एक टॉपिक खत्म करेंगे। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं रोज एक टॉपिक खत्म करूं, क्योंकि मार्च में एग्जाम होने वाला है, संभवतः 20 मार्च के बाद एग्जाम हो जाएगा। तो इस कारण से मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं रोज एक टॉपिक खत्म करूं और जल्दी जल्दी खत्म करूं। आइए टू दी पॉइंट पढ़ाऊं कि जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए फायदेमंद हो। आइए अब जो है लिपि की बात करेंगे। जी हां, अब जो है लिपि की बात करेंगे। लिपि भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक पहली बार वर्ष 1856 में, पहली बार याद रखेंगे कि पहली बार लिपि की जानकारी जो है, लिपि की जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा वर्ष 1856 में दी गई थी। वर्ष 1856 में यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की भी अपनी लिपि है। कहा जाता है कुल 400 लिपियों की पहचान हो चुकी है। कुल 400 लिपियों की पहचान हो चुकी है। कुल 400 लिपियों की पहचान हो चुकी है। और कहा जाता है यह भावचित्रात्मक है। भावचित्रात्मक बोले तो पिक्टोग्राफी, बोले तो
पिक्टोग्राफी, भावचित्रात्मक। मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नाम जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका मुख्य नाम जो बोलेंगे उसे क्या आप कहकर पुकारा करेंगे? बेस्त्रोफेदन लिपि। एक मिनट, ऐसे नहीं, मैं कलम चेंज कर लूं। हां, बेस्त्रोफेदन लिपि या हलावर्त लिपि या गोमुत्रिका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे भावचित्रात्मक के साथ साथ कहा जाए तो बेस्त्रोफेदन लिपि, हलावर्त लिपि या गोमुत्रिका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। भावचित्रात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, अर्थात चित्र के भाव को समझ करके ही इसकी वास्तविक जानकारी दी जा सकती है। पहली बार वर्ष 1925 ईस्वी में, पहली बार वर्ष 1925 ईस्वी में जॉन वेडले महोदय के द्वारा, जॉन वेडले महोदय के द्वारा इसे पढ़ने का असफल प्रयास किया गया और दूसरी बार 1934 ईस्वी में विलियम हंटर महोदय के द्वारा, विलियम हंटर महोदय के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन यह भी पूरी तरह से असफल रहे। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि किस भारतीय के द्वारा, किस भारतीय के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया लेकिन वो असफल रहे। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का असफल प्रयास किया गया? तो नटवर झा नामक व्यक्ति के द्वारा। जी हां, नटवर झा ने सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया जो कि पूरी तरह से असफल रहे। कहा जाता है लिपि पहले दाईं से बाईं, लिपि पहले दाईं से बाईं और फिर पुनः बाईं से दाईं, पुनः बाईं से दाईं, दाईं से बाईं और पुनः बाईं से दाईं लिखी मिलती है। कहा जाता है जिसे चित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया जाता है। अब नगर नियोजन की बात करेंगे। एक तो हो गया कि क्या क्या हम लोग पढ़ें आज सिंधु घाटी सभ्यता में। आज का जो टॉपिक पढ़े उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता, इसका कालक्रम हम लोगों ने देखा कि 2350 से 1750 या 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 इतिहासकारों के द्वारा। या विद्वानों का मत, इतिहासकारों के द्वारा या विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व यह दर्शाया गया। और हम लोगों ने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जाता है। तो पहली बार अध्ययन के आधार पर, दूसरी बार कालक्रम के आधार पर, तीसरी बार धर्म के आधार पर और चौथी बार लिपि के आधार पर यह बांट दिया हम लोगों ने। इसके पश्चात ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कुल 10 नामों से जाना जाता है। इसके पश्चात हम लोग लिपि की चर्चा कर रहे हैं कि लिपि में अगर बात करेंगे तो अब तक 400 ऐसे लिपियों की जानकारी मिल चुकी है। अब तक ऐसे 400 लिपियों की जानकारी मिल चुकी है। इसके बारे में हमने बताया
कि भाव चित्रात्मक है। पहली बार लिपि की जानकारी 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा दी गई। लिपि दाईं से बाईं या पुनः बाईं से दाईं लिखी गई है। कुल 400 लिपियों की पहचान हो चुकी है। लिपि को भाव चित्रात्मक बोले तो पिक्टोग्राफी कहकर पुकारा जाता है ना। लिपि का मूल नाम बेस्त्रोफेदन लिपि या हलावर्त लिपि या गोमुत्रिका लिपि कहकर पुकारा जाता है। और किस वैज्ञानिक के द्वारा, किस भूगर्भ शास्त्री के द्वारा या पुरातत्वविद के द्वारा पढ़ने का प्रयास किया गया, किन किन पुरातत्वविदों के द्वारा पढ़ने का प्रयास किया गया, तो जॉन वेडले महोदय, विलियम हंटर महोदय और पहले भारतीय नटवर झा के द्वारा इसे पढ़ने का प्रयास किया गया, जो पूरी तरह से असफल रहा। अब आएंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे। जी हां, नगर नियोजन की बात करेंगे। नगर नियोजन की बात करेंगे। जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की बात करेंगे तो नगर, पूरी की पूरी सभ्यता, याद रखेंगे कि सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में बसी थी। त्रिभुजाकार रूप में बसी हुई थी। कहा जाता है पूरी की पूरी जो सभ्यता है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूरी की पूरी सभ्यता जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई थी। 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहा जाता है उसके पश्चात क्षेत्र विस्तारीकरण बढ़ता गया और वर्तमान समय में पहले वर्तमान में 15,06,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। कहा जाता है सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में बसी हुई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसलिए नगर आयताकार खंड में बोला जाए, नगर आयताकार खंड में मतलब वर्तमान चेस बोर्ड पर आधारित थी। वर्तमान चेस बोर्ड पर आधारित थी। सड़क का निर्माण कच्ची और पक्की ईंटों से होता था। कच्ची और पक्की ईंटों से होता था। पक्की ईंटों से सड़कें कहां मिलती थी? लोथल और कालीबंगा, दो ऐसे स्थल हैं जहां से पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है, लोथल और कालीबंगा। नालियों का भी साक्ष्य अगर कहा जाए तो नालियां भी कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। दो ऐसे स्थल थे, लोथल और कालीबंगा, जहां की नालियां पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। कहा जाता है कि
पिगट महोदय, स्टुअर्ट पिगट भूगर्भ शास्त्री हैं, स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, दोनों एक दूसरे से कितना 483 किलोमीटर, जी हां, दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहकर पुकारा है। जी हां, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहकर पुकारा है और दो राजधानियां कहकर पुकारा है। और कभी कभी सवाल यह भी बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी होगी, तो कालीबंगा। तीसरी राजधानी, दो राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो तीसरी राजधानी कौन सी, तो कालीबंगा। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वां राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो तीसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कालीबंगा। कहा जाता है पूरी की पूरी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए नगर आयताकार खंडों में वर्तमान चेस बोर्ड पर आधारित थी। सड़कें और नालियां कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित थी। लोथरल कालीबंगा पक्की ईंटों से निर्मित सड़क और नालियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब यह देखेंगे कि पूरी की पूरी सभ्यता पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। अभी यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी चौहद्दी कहां है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी की बात करेंगे तो पूर्व में आलमगीरपुर, याद रखेंगे यह मेरठ में स्थित है, यह जो है मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। इसकी खोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। कहा जाता है इसमें मदद कौन करते हैं, तो भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन के द्वारा इसकी मदद की गई थी इसकी खोजने में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर की जो खोज करने में मदद की थी वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा की गई थी। और कहा जाता है भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना, भारत सेवक समाज हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और यह एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर की खोज करने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद की थी। तो पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गेंडोर, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला, पश्चिम में सूतका गेंडोर, पाकिस्तान का बलोचिस्तान प्रांत, बलोच प्रांत, और दक्षिण में दाइमाबाद, दक्षिण में दाइमाबाद। कहां, तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का दक्षिणी क्षेत्र प्रवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में दक्षिण में दाइमाबाद, वो गोदावरी नदी का कहा जाता है एक तरह से गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसी के आसपास में बसा हुआ था। तो पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गेंडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद। तो यह हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी हो गई। यह सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी बतला रही है। अब यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की भी चर्चा करेंगे हम लोग। आइए आज के क्लास में यह भी देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये चौहद्दी है, उसके पश्चात
सामाजिक स्तर की बात करेंगे। सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। सामाजिक स्थिति में यह जानेंगे कि नारी की मृण मूर्ति सर्वाधिक मात्रा में मिलने के कारण यह मातृसत्तात्मक सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता कहलाती है। इसका मतलब है कि महिला प्रधान सभ्यता थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी। तब लिख सकते हैं महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। समाज में 4 प्रजाति के लोग रहते थे। कौन कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलायड, अल्पायन और भूमध्य सागरीय। 4 प्रजाति के लोग रहते हैं। वहीं समाज में 4 वर्ग के लोग भी रहते थे। कौन? तो पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक वर्ग के लोग। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। 4 प्रजातियों में कहा जाए तो प्रोटोस्ट्रलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग निवास करते थे। कहा जाता है कि सामाजिक स्थिति में पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति विद्यमान थी। पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति विद्यमान थी। खुदाई से ऐसे अनेक स्थलों से काजल की डिब्बी, लिपस्टिक की डांट, कंघी, उस्तुरा, तांबे का दर्पण जैसा प्राप्त हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि सिंधुवासी महिलाएं प्रसाधन प्रिय थी, अर्थात सस्ती सवरती थी, इसलिए और उनकी स्थिति अच्छी थी, इसलिए इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। समाज में 3 प्रकार के समाधान प्रणाली की चर्चा मिलती है। याद रखेंगे कि सामाजिक स्थिति में समाधान प्रणाली काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार की समाधान प्रणाली प्रचलन में। कौन कौन भाई? तो पहला पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान और तीसरा दाह संस्कार। तो याद रखेंगे कि पूर्ण समाधान की बात करेंगे तो पूर्ण समाधान में क्या? अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है तो इंसान की मृत्यु के उपरांत जो है उसके शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधान में क्या?
जैसे पारसियों के द्वारा अभी किया जाता है, पारसी समुदाय अभी प्रचलन में है, ये आंशिक समाधान उसी से मिलता जुलता है। आंशिक समाधान में क्या किया जाता है कि इंसान की मृत्यु के उपरांत इंसान के शरीर को खुले आकाश में छोड़ दिया जाता था। पारसियों के समाधि स्थल को दखमा कहकर पुकारा जाता है। आप कहेंगे यह पूर्ण समाधान जो है यह इस्लाम में काफी प्रचलन में है। पूर्ण समाधान इस्लाम में काफी प्रचलन में है, वहीं आंशिक समाधान जो है पारसी समुदाय में काफी प्रचलन में है। पारसियों के समाधि स्थल को दखमा कहकर पुकारा जाता है। कहा जाता है आंशिक समाधान के तहत इंसान के शरीर को खुले आकाश में छोड़ दिया जाता था। चील, कौवा, जानवर उसका भक्षण कर लेते थे, खा लेते थे। उसके पश्चात मृत शरीर के बचे हुए अवशेष को पुनः इकट्ठा करके उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। और तीसरा दाह संस्कार की बात है, तो यह तो आप जानते ही हैं, वर्तमान समय में हिंदुओं में प्रचलित दाह संस्कार, वर्तमान समय में हिंदुओं में प्रचलित दाह संस्कार, जिसके तहत कहा जाता है दाह संस्कार के तहत इंसान के शरीर को पूरी तरह से जला दिया जाए। आइए अब धार्मिक स्थिति की चर्चा करेंगे हम लोग। धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो धार्मिक स्थिति में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि एक सींगी बैल, एक सींगी गैंडा, गैंडा को पूजने का साक्ष्य, कुबड़ वाले बैल को पूजने का साक्ष्य, कुबड़ वाला बैल को पूजने का साक्ष्य, नाग पूजा का प्राचीनतम प्रमाण स्वास्तिक, स्वास्तिक पूजने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। सूर्य पूजने का साक्ष्य, अग्नि पूजा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। कहा जाता है पीपल पूजने का साक्ष्य, कबूतर पूजने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो एक सिंगी, चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, अतः जानकारी का अभाव है। लेकिन खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर ही यह जानकारी मिलती है कि एक सिंगी गैंडा को पूजने का साक्ष्य, कुबड़ वाले बैल को पूजने का साक्ष्य, नाग पूजा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण स्वास्तिक का चिन्ह, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, पीपल पूजा, कबूतर पूजने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। कहा जाता है योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ योगी, योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ योगी, बैठा योगी, इसे जॉन मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा आद्य शिव कहकर पुकारा गया। आद्य शिव कहकर पुकारा गया और इसे पशुपति महादेव कहकर भी पुकारा जाता है। पशुपति महादेव कहकर भी पुकारा जाता है। तो योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ योगी, जिसे जॉन मार्शल ने आद्य शिव या पशुपति महादेव कहकर पुकारा है, यही आद्य शिव ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाए, उत्तर वैदिक काल में महेश कहलाए और महाजनपद काल में शिव कहलाते हैं। यही आद्य शिव कहा जाए तो ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाते हैं, याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाते हैं, उत्तर वैदिक काल में महेश कहलाते हैं और महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिव कहलाते हैं। वामन पुराण में शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। कहा जाता है शिव के उपासक शैव कहलाते हैं और शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला
पाशुपत संप्रदाय, दूसरा कपालिक संप्रदाय, तीसरा कालामुख संप्रदाय और चौथा लिंगायत संप्रदाय। ये 4 संप्रदायों की बात तो होती है। कहा जाता है स्वास्तिक का चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। अनाज पूजने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण, अनाज पूजने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार और सबसे महत्वपूर्ण स्नानागार। सबसे महत्वपूर्ण स्नानागार। दोनों की जानकारी जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है। याद रखेंगे अन्नागार में जहां अनाज रखा जाता है और अनाज पूजने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली है, वहीं स्नानागार में स्नान करने के पश्चात, स्नानागार में स्नान करने के पश्चात इंसान सूर्य पूजा करेगा, सूर्य को एक लोटा जल डालेगा, तो स्नानागार का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। यह तो हो गई धर्म की बात। अब राजनीति की बात करेंगे। अब हम लोग राजनीति पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से कहा जाए तो आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में यह भी चर्चा करेंगे हम लोग। राजनीतिक स्थिति तीसरा नंबर। राजनीतिक स्थिति की चर्चा करेंगे। कहा जाता है चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर ही इस काल की वास्तविक जानकारी हमें मिलती है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो 4 वर्ग के लोग रहते थे। कौन कौन? तो पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। मुख्य रूप से शासन की जिम्मेदारी योद्धा वर्ग के द्वारा संभाली जाती थी, जिसमें महत्वपूर्ण सहयोग विद्वान और व्यापारी वर्ग के द्वारा निभाया जाता था। कहा जाता है कि समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे, अतः प्रतीत होता है कि योद्धा वर्ग विद्वान और व्यापारी वर्ग की सहायता से समाज के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन यह भी जानेंगे कि किसी इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र का विस्तारीकरण और इतने बड़े क्षेत्र का जो वृहद पैमाने पर पता चला, इसका किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक समूह के द्वारा कहा जाए तो इसका प्रशासन संभाला जाए, यह भी सोचनीय प्रश्न है। इसलिए किसी एक का ना हो करके इसे सामूहिक प्रयास कहेंगे। सामूहिक प्रयास के माध्यम से, सामूहिक प्रयास के माध्यम से राजनीतिक स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन चलता था। अगर क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक स्तर पर या उसका प्रशासन कैसे संभाला जाता था, तो यह सामूहिक प्रयास की देन थी। सामूहिक प्रयास के पश्चात ही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन चलता था। तो कौन कौन टॉपिक हो गया आप लोगों का, यह भी देख लेंगे। नगर नियोजन हो गया, सामाजिक स्थिति हो गई, धार्मिक स्थिति हो गई, राजनीतिक स्थिति हो गई, और चौथा देखेंगे
आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, जी हां, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, तो चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, अतः खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर ही इसकी वास्तविक जानकारी मिलती है। सिंधु वासियों के जीवन में कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान था। जी हां, कृषि और पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान था और इसके साथ साथ वाणिज्य व्यापार भी होता था। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर किया जाता था। हम लोग पहले बच्चा थे, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, हम लोग पहले बच्चा थे तो गांव में ना लोग डुगडुगी बजा करके, डमरू बजा करके बर्फ बेचने आता था, तो हम लोग बोलते थे कि माँ माँ बर्फ खाना है या आइसक्रीम खानी है। तो क्या होता था कि माँ थोड़ा सा चावल या थोड़ी सी धान दे देते थे, तो उसे हम लोग उसी धान को हम लोग दे देते थे, या उसी गेहूं को दे देते थे, या उसी चावल को दे देते थे। उसके पश्चात हमें बर्फ मिलता था। तो मुख्य रूप से कहा जाए तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर विद्यमान चलती थी। कृषि के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो कपास का उत्पादन होता था। किसी के क्षेत्र में कहा जाए तो कपास का उत्पादन होता था। सिंधुवासी चावल से अनभिज्ञ थे, चावल की जानकारी नहीं थी, परंतु दो ऐसे क्षेत्र थे, पहला लोथल और दूसरा रंगपुर, जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। दो ऐसे क्षेत्र थे, पहला लोथल और दूसरा रंगपुर, जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। संभवतः सिंधुवासी नवंबर से अप्रैल महीने तक बाढ़ उतर जाने के पश्चात जो है खेती किया करते थे, कृषि कार्य किया करते थे। कपास के साथ साथ गेहूं और जौ भी उगाया करते थे, गेहूं और जौ भी उगाया करते थे। कहा जाता है शहद के लिए मीठे का प्रयोग, शहद के लिए मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। वहीं मीठे, आखिर मीठा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो शहद का प्रयोग करते थे। वहीं मापने के लिए, माप तौल के लिए 16 गुणज का प्रयोग करते थे, जो लकड़ी का बाट होता था, लकड़ी का बटखरा होता था, वो 16 गुणज का होता था। इसके अलावा वाणिज्य व्यापार मुख्य साधन था। व्यापार जो है जल और थल दोनों मार्गों से होता था, जल और थल दोनों मार्गों से होता था। कहा जाता है, याद रखेंगे एक चीज को, सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहकर भी पुकारा गया है। मेलुहा मल्लाह शब्द से निकला है, मेलुहा मल्लाह शब्द से निकला है, और मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश। तो सवाल पूछ देगा, अगर मान लीजिए कि नाविकों का देश किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को, और सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहकर भी पुकारा गया है। और मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश, और यह नाम किसने दिया, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के द्वारा। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के द्वारा यह नाम दिया गया। यह सभ्यता जो है दजला और फरात नदियों के संगम पर बसी हुई थी, दजला और फरात नदियों के संगम पर बसी हुई थी, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल की चर्चा मिलती है, सुरकोतदा की चर्चा मिलती है, सुतका गेंडोर की चर्चा मिलती है। वहीं मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ऊर की चर्चा मिलती है।
मुद्रा में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था मुख्य रूप से। इसके अलावा अनेक ऐसे कार्य होते थे जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। कांसे का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। तांबा और टीन को मिला करके कांसे का प्रयोग पहली बार सिंधु वासियों के द्वारा ही किया गया, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहकर पुकारा गया। और लोथल, सुरकोत, दार, सुतका, गेंडोर तीन प्रमुख बंदरगाह थे। वही मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था ऊर। चूंकि यहां की लिपि पढ़ ली गई है, मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है वो क्यूलिकोण लिपि है। क्यूली कोण लिपि है, इसे किलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो बेस्त्रोफेदन लिपि या गोमुत्रिका लिपि या हालावर्त लिपि के नाम से जाना जाता है। पतन में अनेक कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोगों ने नामकरण पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या इसके बारे में जाना आपने। मैं शुरू से देखूंगा तो शुरू से देखेंगे आप लोग, तो शुरू से देखने का प्रयास करेंगे तो पहले आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता है क्या इसके बारे में आप लोगों ने जाना। उसके पश्चात इतिहास को मैंने समझाया कि इतिहास को कितने क्रम में बांटा गया है। उसके पश्चात मैंने नामकरण दर्शाया कि सिंधु घाटी सभ्यता को 10 नामों से जाना जाता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, लिपि को किस किस नामों से जाना जाता है यह आपने जाना। नगर नियोजन की बात करते हैं कि नगर कहां से कहां तक विद्यमान थी, उसके बाद सामाजिक स्थिति की बात किए, उसके बाद राजनीतिक स्थिति की बात किए, उसके बाद आर्थिक और धार्मिक स्थिति की बात कर रहे हैं। अब पतन के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में कोई एक कारण ना होकर के अनेक कारण दर्शाए गए हैं। कौन कौन? तो बाढ़, सूखा, प्राकृतिक विक्षोभ और आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, ऐसे अनेक कारण दर्शाए गए हैं। कोई एक कारण ना हो करके ऐसे अनेक कारण दर्शाए गए हैं। इतिहासकारों का यह मत है। महामारी, एक चीज तो भूल ही गया मैं, महामारी। महामारी से भी हो सकता है लोग माइग्रेट कर गए हों और एक कृषि मूलक सभ्यता का जन्म हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। इस कारण से पतन में कोई एक कारण न जिम्मेदार होकर के अनेक कारण दर्शाए गए, चाहे तो बाढ़, सूखा, प्राकृतिक विक्षोभ, आर्यों का आक्रमण या महामारी। आर्यों का आक्रमण इसलिए क्योंकि ऋग्वेद में एक स्थान पर हरयूपिया शब्द का प्रयोग किया गया है और इंद्र को पुरंदर कहकर पुकारा गया है, दुर्गों को तोड़ने वाला। और याद रखेंगे कि कुछ दिन पहले 2017 में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल खोजा गया, भीरदाना। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ था, लेकिन 2017 के पश्चात यह चेंज हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल भीरदाना हो गया। ये 8000 BC हरियाणा का फतेहाबाद जिला, यहां से तलवार और ढाल मिले हैं, धनुष और बानागर मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है। और यह इसका प्रयोग कौन करते थे? आर्यों के द्वारा प्रयोग किया जाता था, जिससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्यों का महत्वपूर्ण योगदान था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़े समय में यह जान लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल तो भीरदाना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल तो धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल देखेंगे तो कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अगर बात करेंगे तो अल्लादीनो। यह तो हो गया ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल तो बनवाली। बनवाली के बारे में एक बात बता दूं कि ऊपर से एरोप्लेन से देखने पर हरियाणा का हिसार जिला, बनवाली के बारे में एक बात बता दूं कि इसका भौगोलिक परिवेश जो है घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है। इसलिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है बनवाली को छोड़ करके, वहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लेकिन बनवाली एकमात्र ऐसा स्थल है वहां की सड़कें स्टार शेप में कटी होती हैं, स्टार शेप में कटी होती थी, और अन्य स्थलों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ऐसे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, सबसे छोटा स्थल बनवाली, सबसे प्राचीनतम स्थल भीरदाना, और सबसे नवीनतम स्थल और सबसे विकसित स्थल तो धौलावीरा। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता और भारत के परिप्रेक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्राचीनतम और सबसे नवीनतम स्थल। तो आज आप लोगों का एक टॉपिक खत्म हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल मौर्यकाल जरूर पढ़ करके आए, मैं मौर्यकाल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।